जनरल साइंस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस टॉपिक से देखेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन में या फिर आरआरबी जेई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। इस स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है सीजीएस सिस्टम में? तो इसका आंसर होगा नो यूनिट। नो यूनिट या फिर डायमेंशनलेस। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेन हम लोग को पहले जानना पड़ेगा स्ट्रेन होता क्या है, उसके बाद यूनिट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। अब उसके डायमेंशन में आप अगर चेंज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बटे ओरिजिनल डायमेंशन क्या था, पहले उसका डायमेंशन क्या था, वही होता है आपका स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बटे ओरिजिनल डायमेंशन, मान लेते हैं लेंथ पे चेंज लेकर के आ रहे हैं, और क्या फॉर्मूला होगा कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बटे ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, ऊपर में भी मीटर नीचे में भी मीटर, तो यूनिट कुछ भी नहीं बटेगा, मीटर मीटर कट जाएगा। यानी कि ये जो होता है स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, यानी इसका कोई यूनिट भी नहीं होता और डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि कोई ऐसा मटेरियल है जो क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है लेकिन ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी बॉडी को आपने खींच करके उसके डायमेंशन में चेंजेस लेकर के आया लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है वो, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, याद रखना है आपको, ऐसे मटेरियल के एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यूज ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ठीक है, पहले समझते हैं कि इलास्टिक बॉडीज़ क्या कौन सा होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ कौन सा होता है, जो क्या होता है किसी चीज़ से टकराने के बाद भी, ठीक है, उसका कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, उसके बॉडी में शेप साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं करता है वो बॉडी, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। ठीक है, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, मान लेते हैं आप बात करते हैं परफेक्टली एग्जांपल के तौर पे आप बता रहा हूँ मैं कि आपने बॉल ऊपर से गिराया, ठीक है, कहीं से भी गिराया, तो आपने जहाँ से गिराया फिर से वो बॉल क्या होता है उतना ही जंप करता है, तो इसका मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो उस केस में वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ है। ठीक है, तो अब बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। इसका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, कि ये होता है रेशियो ऑफ फाइनल टू द इनिशियल स्पीड के। ठीक है, मान लीजिए कि 2 बॉल आया, ठीक है, 2 बॉल को आपने टक्कर मारी, 2 बॉल या 2 किसी भी ऑब्जेक्ट को टक्कर मारी, ठीक है, तो उन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या था और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बटे इनिशियल वेलोसिटी, यही कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट है, तो अब पहले दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा। ठीक है, यानी कि वी इनिशियल ए और वी इनिशियल बी, और बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुआ होगा, तो वी फाइनल बी और वी फाइनल ए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि कोई बॉडी टकराने के बाद क्या वेलोसिटी उसमें चेंजेस आ गया डिवाइडेड बटे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए 1 होता है इसका वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई भी लॉसेज नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी सेम रहता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज़ के लिए क्या होता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज़ के लिए उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। तो बोला गया कि जो वाटर गिरता है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, सुनिएगा कि हम लोग जब भी कोई सी सामान को किसी सामान को लपेटते हैं तो देखिएगा उसको स्फेरिकल शेप में ही लपेटते हैं, क्योंकि स्फेरिकल शेप जो है वो जगह कम घेरता है, सरफेस एरिया कम लेता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जगह कम घेरता है। ठीक है, तो स्फेरिकल ऐसा होता है। तो वाटर जो है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है अपने बीच में किस तरह का फोर्स लगाता है, कोहेसिव फोर्स लगाता है। तो वो छोटा से छोटा जगह में कैसे अटेगा, जब वो स्फेरिकल शेप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस की वजह से वो क्या होता है, वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो स्फेरिकल होता है, और यही क्या है, एक सरफेस टेंशन है।
ठीक है। तो सरफेस टेंशन का आप अगर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन समझना चाहते हैं तो खान सर की वीडियो है सरफेस टेंशन पे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेम मॉलिक्यूल्स में किस तरह का फोर्स ये करता है, तो वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है, लगता है। सेम सब्सटेंस में किस तरह का फोर्स लगता है, कोहेसिव, और अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में किस तरह का फोर्स लगता है, तो वो होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अगला सुनिए, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो फ्रिक्शन लेस हो और इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिस फ्लूइड में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और इनकम्प्रेसिबल मतलब उसका डेंसिटी चेंज ना होता हो, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड ये होता है। आगे सुनिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आइडियल फ्लूइड के केस में। बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बर्नौलीज थ्योरम किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के प्रिंसिपल को डील करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कौन सा कंसेप्ट को डील करता है, तो ये हो जाएगा एनर्जी। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े थे कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो उसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बर्नौलीज ने ये कंसेप्ट दिया था, बर्नौलीज प्रिंसिपल जिसका नाम है, ठीक है, थ्योरम नाम है, वो उन्होंने भी एनर्जी कंजर्वेशन के पे ही बात किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा ऑफ ए मूविंग फ्लूइड का, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है मूविंग फ्लूइड का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिवेशन, यानी कि कुछ हाइट पे है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद फ्लूइड प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड मोशन, यानी कि फ्लूइड पे लगने वाला जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो जैसे बर्नौलीज थ्योरम पे बहुत बार ये पूछा गया है, एप्लीकेशन सब पूछा गया है, जैसे हम लोग एरोप्लेन जो है उसी बर्नौलीज थ्योरम पे ही क्या होता है वो उड़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपका, हम लोग जब किसी बड़े ट्रक या ट्रेन के करीब खड़े होते हैं, जब वो पास से गुजरता है तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं या चिपकने लगते हैं। तो ऐसा क्यों, ये भी बर्नौलीज का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है कि आपका एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि मान लीजिए कोई पाइप है जिसमें कोई एलिवेशन नहीं है, यानी कि हाइट नहीं है, तो ये क्या होगा, एलिवेशन नहीं है, यानी कि प्रेशर प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एच का वैल्यू तो खत्म हो गया, यहाँ पे भी एच का वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, प्रेशर जो है वहाँ पे क्या होगा, कंजर्व रहेगा, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे तो इसको भी याद रखना है आपको। इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ए डैम is h and a is transverse area of dam and t is the thickness of the dam, how the pressure of dam wall depend on। तो बोला गया है कि प्रेशर जो है वो डैम का वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये पूछा है, ए कोमा एच पे, टी पे, या किसी और पे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डैम पे जो लगने वाला प्रेशर होता है, यानी कि फ्लूइड की वजह से डैम पे या कहीं पे भी फ्लूइड की वजह से जो लगने वाला प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच। रो जी एच का मतलब क्या होता है कि रो है उस लिक्विड का डेंसिटी, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट है सरफेस एरिया से हाइट, ठीक है। या वो जो बॉडी है वो कितने डेप्थ पे है उस पर, वो सरफेस माने ऊपर से कितने डेप्थ पे है वही होता है आपका हाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, रो, जी और एच। रो क्या है डेंसिटी, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है हाइट। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी ऊपर में फ्लोट कर रहा है और कोई बॉडी नीचे पे फ्लोट कर रहा है, तो उस पे प्रेशर किस पे ज़्यादा लगेगा, जो नीचे फ्लोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, यानी कि ऊपर से हम लोग हाइट मेजर करेंगे, तो हाइट मेजर करेंगे, जो जितना हाइट पे होगा वो जितना नीचे होगा उस पर लगने वाला प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए देखोगे कि डैम उम का वॉल जो बनाया जाता है ऊपर में छोटा बनाया जाता है लेकिन नीचे में थिक बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला प्रेशर भी ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ऑन द basis of buoyancy theory the ship float in water which scientist is first credited with identifying the principle। तो बोला गया है कि बायोंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि शिप, हम लोग का जो जहाज है वो फ्लोट करता है, ये किस साइंटिस्ट ने पहले क्रिएट किया था इस प्रिंसिपल को, तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता क्या है
इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, इस पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी बॉडी वाटर पे तभी फ्लोट करेगा, ठीक है, वाटर पे कोई भी बॉडी वाटर पे जब जाता है तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी वाटर उतना डिस्प्लेस करेगा, कोई भी बॉडी उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वेट होता है, यही कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो कोई बॉडी डूब जाएगा या तैरेगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। अगर वो अपने वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब वो तैरेगा। अगर वो अपने वेट से ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करता है वाटर को, तो वो डूब जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको याद रखना है। अब 3-4 क्वेश्चन आर्किमिडीज पे ही हैं। सेंटर ऑफ बायोंसी ऑलवेज, तो सेंटर ऑफ बायोंसी जो होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, ये होगा कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही है। आगे सुनिए, व्हेन ए बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज इन फ्लूइड, दिस बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी बॉडी जब वो पार्शियली इमर्ज या फुल्ली इमर्ज, कंप्लीटली इमर्ज रहता है किसी फ्लूइड पे, तो उसको एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने वेट के जितना वो पानी डिस्प्लेस करता है उतना ही वो क्या करता है, वेट एक्सपीरियंस करता है। फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आगे सुनिए, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू, यही वाला हो जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। फिर से एक बार सुन लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कोई भी बॉडी जब लिक्विड पे इमर्ज हो रहा है तो वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वेट होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब वो डूबेगा नहीं। अगर कम डिस्प्लेस कर रहा है तो वो डूब जाएगा पानी में। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो जब वाटर में कोई बॉडी डालते हम लोग, तो नीचे से एक फोर्स लग रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो उस फोर्स को बोलते हैं बायोंसी फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ बायोंसी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड द लिक्विड डिस्प्लेस, तो बोला गया है कि फोर्स ऑफ बायोंसी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी और किस पे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर रहा है इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ बायोंसी इस डेंसिटी और कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बायोंसी फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एक तो हो गया कि वॉल्यूम और साइज़ कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम और साइज़ क्या है उसका। उसके बाद और किस चीज़ पे, डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इन्वर्स डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड पे, ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा ml-1 T-2 होगा, ठीक है। यहाँ पे s लिख दिया गया है, एक्चुअली ये T-2 होगा, ठीक है। तो प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, डिवाइडेड बटे एरिया तो है ही। तो मास को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मास पर सेकेंड में होता है, ठीक है, सॉरी केजी और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और एरिया के लिए क्या होगा, मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, केजी, नीचे एक मीटर बचेगा और ऊपर वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा तो s² बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 नहीं होके क्या होगा, m की पावर 1 होगा, ठीक है। -1 नहीं, जब ऊपर लेके जाएंगे तब -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, m की पावर 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ml-1 T-2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे s-2 लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया है। आगे सुनिए, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटीज, आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर पे, जबकि आइस और वाटर तो सेम ही है, लेकिन आइस फ्लोट करता है वाटर पे, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है वाटर से। ऐसा क्यों ऐसा होता है कि वो तो वाटर से ही बना है, लेकिन आइस का डेंसिटी फिर कम क्यों हो जाता है, तो सुनिएगा, जब वाटर चेंज होता है आइस में,
जब वाटर किस में चेंज होता है, आइस में चेंज होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। तो हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है तो वो मॉलिक्यूल्स को स्प्रेड कराता है। स्प्रेड करने का मतलब क्या है, वो ज़्यादा जगह घेरेगा। जगह घेरने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इन्वर्स रिलेशन में होता है। ठीक है, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इन्वर्स होता है वॉल्यूम के, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से आइस का डेंसिटी घट जाता है। और वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है और उसको स्प्रेड करा देता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। इन विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो याद रखना है डेंसिटी पूछा है तो मैक्सिमम कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि 4 डिग्री से पहले ज़्यादा होता है कि कम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये ग्राफ देख लीजिए एक बार। ठीक है, डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है कि अगर आपका डेंसिटी की बात करता है तो वो 4 डिग्री से पहले कम होता है, बहुत कम होता है। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होता है और बाद में भी कम ही होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर वॉल्यूम का बात बोले तो वॉल्यूम उल्टा होता है, 4 डिग्री पे सबसे कम होता है और बाकी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो वॉल्यूम का इन्वर्स में होता है। ठीक, आगे सुनिएगा, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस का बात कर रहे हैं रिलेटिव का, तो वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और कुछ बताना था आपको कि जैसे सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं। ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं तो क्या होगा, 273 ऐड करना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं हम लिखे 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 प्लस 273। उसी तरह से अगर केल्विन टू सेल्सियस में लिखेंगे, मैंने लिख दिया 15 केल्विन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, -273 से माइनस करेंगे, यानी केल्विन में तो ज़्यादातर 500 उससे लिखा हुआ रहता है। तो मान लो लिखा हुआ है कि केल्विन में 500 लिखा हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, 500 - 273 करेंगे। ठीक है, आगे सुनिए, व्हाट इज इन विच सिचुएशन द मोलिकुलर अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि कौन से सिचुएशन में मोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड पे, उसके बाद फ्लूइड पे, उसके बाद गैस पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहता है और लिक्विड में थोड़ा सा पैक्ड रहता है, उस गैसेज में बहुत फार अपार्ट रहता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, आगे सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अचीव्ड व्हेन ओनली व्हेन, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर आपको अचीव करना है तो काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक थ्योरी के अनुसार क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पाने के लिए स्टेट ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो वो कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273, बहुत बार 273 डिग्री लिखा हुआ रहता है और बहुत बार 273.15 भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको एग्जैक्ट अगर पूछे तो 273.15 होता है। वर्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वेसल्स वॉल बाय द गैस मॉलिक्यूल, तो बोला गया है कि एक कंटेनर है, वेसल्स है, ठीक है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, तो उसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ना, वो क्या होता है, चेंज इन देयर मोमेंटम बाय हीटिंग। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू कहा जाता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो लग रहा होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।